हम लोग बात किसका कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज का। ठीक है, एक थोड़ा फ्रेम समझने का कोशिश करो, क्यों बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज का। आप बोलते हो कि आज अब जिस कंडीशन में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिस लेवल पर डेवलपमेंट करके हम लोग इस कंडीशन में पहुंचे हैं, अब आप बोलते हो कि हमारा एम हो गया है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। किससे एक्सपोर्ट करो, मतलब कहीं ना कहीं मोर और लेस बात किसका हो रहा है, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जब आप बोलते हो कि मेरा एम है आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, इंडिजिनाइजेशन आत्मनिर्भर रिलेट कर सकते हो, यानी आत्मनिर्भर बनना, यानी जरूरत क्या है कि आप अपना नीड्स को विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फुलफिल कर सकेंगे, इसी को तो बोल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप आज इस स्टेज पर पहुंचे कैसे, ये कौन डिसाइड किया, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। बात समझ में आ रहा है, मतलब आप इस स्टेज पर जो आज पहुंचे हैं, ये डिसाइड कौन किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। ठीक है, ये सब इमेज बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जो बता रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी पहला जो आया था, दैट इज 1958। ठीक है, सबसे पहला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आया है, दैट इज 1958। उसका नाम था साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। क्या नाम था उसका, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। देखो वही लिखे हैं यहां पर। ठीक है, जो बेसिक बात है इसमें लिख दिया गया है, आपको नहीं यहां पर अभी कुछ नोट करना है, पहले सुन लो, यहां पर जहां जरूरत होगा हम बता देंगे। 1958 साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, एसपीआर आपको मिल जाएगा, ये बेसिकली पीडीएफ, तो उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका बात किया हम लोग, सबसे पहला पॉलिसी कौन सा पॉलिसी है, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। देखो इसका एम क्या था, इसका एम था साइंटिफिक टेम्पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या है, साइंटिफिक टेम्पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब इसका कहां हम लोग का जरूरत पड़ेगा हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो दिस इज साइंटिफिक टेम्पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट का बात कर रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर साइंस का भावना जगाना। ठीक है, उसके साथ साथ अपने कंट्री का एक कैपेसिटी को बिल्ड करना। क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं हम 1958 में, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो कि 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पहला साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी आ रहा है, उसी को बोले हम साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। क्या पहला जो पॉलिसी आएगा बोलेगा नहीं हमको रिसर्च करना है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ बोलेगा क्या, नहीं। हम लोग जस्ट कॉलोनाइज स्टेट से बाहर हुए हैं, हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पहले बेसिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक चीज मतलब क्या, सबसे पहले आप बेसिक और अप्लाइड साइंस रिसर्च पर मतलब कोशिश करोगे कि जो बेसिक बेसिक बात होता है उस पर फोकस किया जाए। इनफैक्ट आप साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दोगे, बात समझ रहे हो, इनफैक्ट आप साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दोगे ताकि साइंटिफिक एजुकेशन धीरे धीरे लोगों में फैले। आप समझ रहे हो, उस समय लोग पढ़े हुए नहीं है ज्यादा, ठीक है, पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं, तो आप चाह क्या रहे हो कि चलो आप पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करो। इसके साथ साथ क्या करोगे, हमारे पास बहुत कम साइंटिस्ट हैं, ये बात तो आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली उसके पहले बहुत ज्यादा साइंटिस्ट का संख्या भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो मेरिटोरियस साइंटिस्ट हैं उनको एटलीस्ट इस कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, काम करने का मौका मिले, ताकि कैसे भी वो इस कंट्री को छोड़ के नहीं जाए। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो, तो इसी को हम पूरा बोलते हैं साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और याद समझना यहां पर, ठीक है, कि जस्ट हमारा कंट्री क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक डर तो कहीं ना कहीं सताएगा कि कहीं ना कहीं हम दोबारा कहीं कॉलोनाइज ना हो जाए, और अभी हम लोग कोशिश क्या करेंगे, अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, यानी एक और एरिया को मेनली फोकस किया जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक एरिया रिसर्च। किसका बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेटेजिक एरिया रिसर्च, ये भी 1958 में होगा। स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, मतलब वी विल फोकस ऑन द न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस, इस तरह का बात करेंगे। आप समझ रहे हो कि बेसिकली स्टार्टिंग में ये सब कंसेप्ट अपने आप जनरेट हो रहा है, आपको याद नहीं रखना है, जो हम आपको बता रहे हैं थोड़ा समझ लोगे ना कि 1958 का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, 1958 का रिक्वायरमेंट क्या है आपको खुद समझ में आ जाएगा, यानी लोगों के अंदर क्या करना है, हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करना है और अपनी कंट्री का कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसका बात किए। इसके लिए हम क्या क्या आपसे पॉइंट्स बोले, हम आपसे 4 पॉइंट पर फोकस किए। हम बोले देखो पहला पॉइंट है हमारा बेसिक और अप्लाइड साइंस रिसर्च, समझ में आया कि बेसिक और अप्लाइड साइंस रिसर्च करना है। दूसरा हम आपसे बात किए साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब सॉरी दिस
साइंटिफिक एजुकेशन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर आता है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब साइंटिफिक एजुकेशन को भी बढ़ाना है, ठीक है। वी हैव टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द मेरिटोरियस साइंटिस्ट इन द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा हम आपसे स्ट्रेटेजिक एरिया का बात किए, ये स्ट्रेटेजिक एरिया रिसर्च में फोकस करेगा, इसका मतलब न्यूक्लियर, डिफेंस और स्पेस, इस तरह के टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये हमारा साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1958 बताता है। मेरा बात समझ में आया? कोई दिक्कत है बताओ, हम फिर से बताएंगे। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एक पॉलिसी बताते जा रहे हैं, ठीक है। जहां दिक्कत आएगा उसके बीच में नहीं, एंड में बात करेंगे फिर, ठीक है। तो अब दूसरा पॉलिसी पर चलते हैं, यानी हम पहला पॉलिसी का बात कर लिए 1958 का, ठीक है। दूसरा पॉलिसी कौन सा है? टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज टीपीएस लिखा हुआ है यहां पर। दिस इज एक्चुअली क्या लिखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज 1983। इसका बेसिक एम क्या है? इसका एम ये वाला था, ठीक है। 1958 का एम क्या था? साइंटिफिक टेम्पर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये रटना है, इसमें डाउट मत रखना, ठीक है। दूसरा क्या है? 1983 का एम ये है, मतलब टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। क्या बात कर रहे हो? टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। देखो, एक बात और समझने का कोशिश करो कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ होता है, कुछ इंसिडेंट होता है, उसके बाद हम लोग का सोचने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। वैसे ही कुछ चल रहा है। जैसे सबसे पहले साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन आपको समझ में आया कि कंट्री जस्ट आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद हम लोग एक पॉलिसी बनाए जिसमें बेसिक बेसिक बात की कि देखो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड दिस कैपेसिटी बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? 1958 ये सब समझ गए। इसके बाद आप देखे थे कि हम स्ट्रेटेजिक एरिया इन सब पर भी फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग सबसे पहले दिस 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हो चुका था। जस्ट एक बैकग्राउंड समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हो चुका था, और आपका 1954 में इसी को हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोल रहे थे। यही डॉक्टर होमी जे भाभा इसी को लीड कर रहे थे। एक बात समझने का कोशिश करो, 1969 में हमारे यहाँ पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश हो गया है, दैट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है, इतना तो हम कोई नया बात नहीं किए, दिस इज द फैक्ट। आप नहीं जानते तो बस मेरा बात छोटा सा समझिए कि 1969 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश हो चुका है महाराष्ट्र में, तारापुर, ठीक है। अब क्या होता है? जस्ट 5 साल हुआ, मतलब स्टैब्लिश हुआ, उसके 5 साल के अंदर इंडिया क्या किया है कि पोखरण करता है, पोखरण टेस्ट, मतलब अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाने का कोशिश, ठीक है। कोशिश ही बोल सकते हैं बिकॉज दैट वाज फेल, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग दिस न्यूक्लियर वेपन का पोखरण में कर चुके थे 1974, ठीक है। हम आपसे एक और डेटा भी बताए कि 1969 में, मतलब 5 साल इसलिए बोले, ठीक है, 5 साल में आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है और 5 साल के अंदर हम लोग एक न्यूक्लियर वेपन ट्रायल कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि जब कोई भी कंट्री इस तरह का ट्रायल करेगा तो इसके बाद बाकी कंट्रीज उस पर सैंक्शन लगा देगा जो उससे डेवलप होगा, ठीक है। तो यही चीज इंडिया के साथ होता है, ठीक है, कि बेसिकली इंडिया पे बहुत तरह का सैंक्शंस लग जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब डिफरेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी सैंक्शंस, वो सब लगना चालू हो जाता है। मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस एक वर्ड में काफी है बोलना, ठीक है। तो बहुत तरह का सैंक्शंस लग जाएगा। यानी हम लोग अभी तक अपने आप में बहुत ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं हुए हैं कि हम सब कुछ अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट, उस समय का बात कर रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। ये बात आपको समझ में आ रहा है 1974 तक, ठीक है। अब 1974 में सैंक्शंस लग जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि इस कंट्री में बहुत तरह का प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा कुछ, हमारा इनफैक्ट कैपिटल गुड्स का बात करोगे तो बहुत ज्यादा हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे और धीरे धीरे वो रुक रहा है, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज अब सैंक्शंस लगा चुका है। इस केस में क्या करोगे? आप रहोगे तो क्या करोगे? वही काम इंडिया करेगा। मान लो कोई सर्विस आप किसी से ले रहे हो, ठीक है, अगर वो सर्विस मिलना बंद हो जाए आपको किसी कारण से, आप क्या बोलोगे? हम खुद बना लेंगे, यही कहोगे ना, ठीक है, कि हम खुद बना लेंगे, यानी हम अपना जनरेट कर लेंगे। यानी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट ऐसे भी जरूरी है क्योंकि यहां से हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग इंडिजिनाइजेशन का बात करना चालू कर रहे हैं, समझे? यानी हम लोग सेल्फ रिलायंस का बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस, इन दिस टेक्नोलॉजीज थ्रू द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजीज थ्रू द इंडिजिनाइजेशन ऑफ
टेक्नोलॉजीज। ये बात आपको समझ में आया कि बेसिकली हम लोग अब अपने बनाने का बात कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे कि वी विल डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस। यही लिखा है ना, देखो, टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इसलिए लिखा है। बात समझ में आया कि बेसिकली इसके बीच में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट हम पोखरण को बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी चेंजेस होने के लिए कुछ हो रहा होता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आया जब पोखरण हुआ, तो उसके बाद हम क्या बोले, हम खुद बना लेंगे। इसका मतलब क्या है, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। यही एम है इसका, इसको याद रखोगे। जो एक ही लाइन बता रहे हैं वो याद रखोगे, बाकी उसके एडेड पॉइंट्स जो हम आपको ऑलरेडी बता दे रहे हैं। ठीक है, वो लिखने का जरूरत यहां पर नहीं है। इसका मतलब हम आपसे बोले कि अगर पहली बार इंडिजिनाइजेशन का बात कब किया गया है, तो क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, this was asked in 69 BPSC. The question was what is this indigenization of technologies, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, देख लेंगे एग्जैक्टली लेकिन यही था मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुक जाओ, देख ही लेते हैं। What do you understand by indigenization of technologies in Indian context? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि what do you understand by indigenization of technology in Indian context? जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, of course we will write about the indigenization, पर अगर एक लाइन से हम स्टार्ट कर दें, the indigenization first, which means indigenization of technologies first talked in the टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1983। बस इतना से अगर हम बात कर लें, तो इसका मतलब क्या है कि डीप रूटेड एग्जामिनर समझेगा, अच्छा कहां से आप लिंक करना चाह रहे हो, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। यानी इस टॉपिक का अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि हम लोग धीरे धीरे हर जगह का इंट्रो में इस तरह का वर्ड्स यूज करेंगे जहां हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग डेवलप हुए हैं, बस वही कहानी है, एक तरह से हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, दिस इज टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1983। हम आपसे बोले इसमें टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस का बात होना चालू हो गया। साथ साथ इसमें बहुत सा बात हुआ था। पहला तो बात हुआ है कि दिस इज आपका इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का बात। पहला बात यहां पर क्या हुआ है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो कुछ और एरिया को फोकस किया गया। हम 1958 में बोले थे आपको कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि कुछ और एरिया को फोकस कर रहा है, जैसे फूड को, मतलब दिस इज फूड को मतलब फूड सिक्योरिटी से रिलेट कर रहा है, एनर्जी, वाटर, इस तरह का बात करना चालू कर रहा है। इनफैक्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी कंसर्न में लाया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल का भी एक्ट को यहां पर, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीजों को यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखो आप बोलते हो ना प्रीलिम्स में ये सब बातें कैसे हेल्प करेगी, थोड़ा समझने का कोशिश करो, यहां अंडरस्टैंडिंग का बात हो रहा है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1972 में इन्वायरमेंट का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ना जी। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए अब ये दिस क्या बोलते हैं जी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट कर रहे हो, दिस इज 5 जून। एक्चुअली दैट डेट वाज 5 जून 1972। ठीक है, तो वहां पर पहला फर्स्ट एनवायरमेंट सबमिट हुआ था। ठीक है, जब फर्स्ट एनवायरमेंट सबमिट हुआ 1972 में, तो पहली बार एनवायरमेंट फोकस एरिया में आया। अब हर कंट्री का जिम्मेदारी है कि उस एनवायरमेंट को अपने पॉलिसी में इंक्लूड करे। इंडिया इंक्लूड कब किया, दिस टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। जहां पॉलिसी इंक्लूड होगा एनवायरमेंट का, इसका मतलब समझ रहे हो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज उस समय बनना चालू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से जब आप एनवायरमेंट का लॉज याद करोगे, थोड़ा डेट पर ध्यान देना। ठीक है, ज्यादातर, हम सारा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर एनवायरमेंट लॉज कब का है, उसी पीरियड का बना हुआ था। यानी 1983 के बाद 1990s के बीच में काफी कुछ आया होगा। कुछ एग्जांपल्स के लिए भी हम आपसे बोल सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल दिस प्रोटेक्शन एक्ट, दिस वाज इन 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा नेशनल वाटर पॉलिसी, दिस इज इन 1987। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सब कुछ उसके सराउंडिंग में चलना चालू हुआ। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो उससे लिंक कर सकते हो इसको टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट को 1983। चलो, दो बात समझ गए। पहला बात हम बोले सेल्फ रिलायंस का बात, यानी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज का बात। दूसरा बोले कि दूसरा एरिया को भी फोकस किया गया, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट। उसके अलावा एनर्जी, वाटर और बाकी फूड सिक्योरिटी, ये सब तो फोकस किया ही गया था। थर्ड बात समझने का कोशिश करो। पहला में हम आपको बोले थे, याद है, हम आपसे बोले थे साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना,
ये बात बोले थे ना कि साइंटिफिक एजुकेशन को 1958 में प्रमोट किया गया। अच्छा एक बात सोचो कि अगर साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किए 1958 में, अब मतलब आदमी लोग पढ़ लिख गया कि नहीं जी, ठीक है। तो 1983 आते आते क्या हुआ, लोग अब अच्छा खासा पढ़ लिए, ठीक है। अब जब पढ़ लेंगे तो क्या करोगे, उसको एम्प्लॉयमेंट दोगे, जॉब और एम्प्लॉयमेंट का बात करोगे कि नहीं, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट का फोकस यहां पर हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। ये स्टेटमेंट हम चाहते हैं आप याद रखेंगे इसको। इस लाइन में खास क्या है, चलो ये वापस आ जाओ। हम आपसे बोले मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन बाय मासेस, अब चाहो तो इसकी जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लिख दोगे तो कोई खास गलत नहीं है, लेकिन इस वर्ड का मतलब समझने का कोशिश करो। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब क्या है कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट। थोड़ा याद करने का कोशिश करो कि जितना बड़ा बड़ा कंपनी जानते हो, ठीक है, चाहे आप मारुति, बजाज, जिंदल, इन सब का थोड़ा डेट देखोगे इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट का, तो 80s के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का बात हो रहा है। एंड प्रोडक्शन बाय मासेस, इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये एरिया अपने आप 1983 में फोकस हो गया। रीजन समझ में आया क्यों हम लोग वहां पर पहुंचे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ जब आप पहले भी बात की साइंटिफिक एजुकेशन, जब इस तरह का बढ़ावा देने का बात करोगे तो आपको नहीं लगता है कि मतलब फीमेल भी अपने आप नेचुरली प्रमोट हो रही होंगी, लेकिन यहां पर जरूर देखा गया होगा कि मेल और फीमेल का एक गैप बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहली बार जेंडर का बात किया गया कि जेंडर इन साइंस, यहीं पर बात किया गया। तो इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जेंडर इन साइंस, ठीक है। तो पहली बार फीमेल पार्टिसिपेशन का साइंस में यहीं पर बात किया गया है, तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हो। जब टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट और साइंस से रिलेट करने का कोशिश करता है तो भी मतलब टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 को इंक्लूड कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी का बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं ऊपर के पेज में। ये बात हम कर चुके हैं आपसे, चलो हम आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत है, दो पॉलिसी हम बात कर चुके हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो हम समराइज कर दे रहे हैं, हम आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट में हम आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला हम आपसे बात किए सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजीज थ्रू इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, समझ गए। हम पहला बात किए सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजीज थ्रू इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। हम दूसरा पॉइंट जो आपसे बात की यहां पर कि न्यू एरिया वर फोकस्ड, न्यू एरिया वर फोकस्ड लाइक फूड, सॉरी लाइक फूड सिक्योरिटी, दिस एनर्जी, वाटर, एनवायरमेंट, इसका बात की। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हम यहां पर फोकस किए मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। फोर्थ पॉइंट जो फोकस किए दैट इज जेंडर इन साइंस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम इस टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट में फोकस किए हैं। कोई दिक्कत है, बोले, जल्दी बोलना पड़ता है जी। देखो नेक्स्ट पॉलिसी जो आया था दिस इज इन 2003, ठीक है। 1983 के बाद कौन सा आ रहा है, दिस इज इन 2003। इसका एम क्या था, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन R&D, ठीक है, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका बात किया है, ठीक है। थोड़ा आप समझने का कोशिश करो, हम 1983 से इधर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1983 तो समझ गए टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। अब क्या आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। थोड़ा समय याद करो, 1991, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बात तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद आपका एलपीजी बेसिकली जब इंडिया में लग रहा है, तब इंडिया का मूड अब चेंज होगा,
ठीक है। अब हम लोग फोकस क्या करेंगे कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। साथ साथ हम लोग को अब ये घिसा पिटा टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, वी शुड मूव टुवर्ड्स द एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दे शुड इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात समझिए, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए हमारा मूवमेंट इधर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खूब सारा खर्च करना होगा। कहां से लाओगे पैसा, ठीक है। इसका मतलब आपको प्राइवेट कंपनीज का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी जो पीपीपी मॉडल सुनते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस समय जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये कहां से आया है, 2003, ठीक है। तो ये जो पीपीपी का ट्रेंड देखते हो ना, इधर से ही चालू हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात होने लगा, ठीक है, कि बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पहले हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे। इसलिए देखोगे, अगर थोड़ा बहुत बेसिक समझ रहे हो मेरा बात, तो 2005 से आगे, ठीक है, नहीं तो 5-7 साल में भर गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब पेटेंट कराने वाला कंपनी, इन सब का बात होने लगा। इससे पहले इस तरह का बात नहीं होता था, ठीक है। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और आईपी को बोला कि दिस इज द सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। आईपी का इंपॉर्टेंस हम समझने लगे। यानी हम क्या बोले आईपी को, सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। मतलब क्या करोगे, यानी पेटेंट है उस पर, मतलब दिस रॉयल्टी मिलता है, तो वो वेल्थ जनरेशन का एक सोर्स हो गया, ठीक है। साथ साथ यहां पर सोच बदला, और जैसे लैब्स में जो काम होता था, बोला कि भाई लैब में काम करने से सिर्फ नहीं होगा, लैब टू मार्केट अप्रोच होना चाहिए हमारा। यानी जो मार्केट डिमांड है उस पर काम करो और सीधा उसको मार्केट में पहुंचाओ, ठीक है। तो बेसिकली ये बात सुनने में समझ में नहीं आया होगा, लैब टू मार्केट अप्रोच, तो बस इतना सुनो कि बेसिकली पहले सुनते थे ना, ये रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च हो रहा है, कहां कभी दिखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एम क्या हो गया कि लैब में जो चीज आप बना रहे हो उसको मार्केट तक लाना जरूरी है, ठीक है। अब इसके आगे जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद के पॉलिसीज में होगा, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अभी फोकस क्या हो गया कि दिस वी हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन R&D, ठीक है। ये भी पॉलिसी इतना ही था, ठीक है। दिस इसमें अगर मेन बात करोगे किस चीज पर हम फोकस किए, एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बात फोकस हुआ है, साथ में पीपीपी, ठीक है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बात फोकस हुआ है। मेरा बात क्लियर है यहां पर? 2003 क्लियर है ना जी। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, दिस इज एक्चुअली द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। बीपीएससी में दूर दूर तक इसका रिश्ता नहीं है, नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूपीएससी वाला में हम लोग पढ़ते हैं दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब बात करते हैं, वो सिलेबस हम लोग गैप करेंगे, वहां पर मतलब जरूरत नहीं है उसका, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखो 2003 तक पहुंच गए, अब 2008 में रिसेशन आ गया, ठीक है। ये बात समझो, 2008 में रिसेशन आ गया। अच्छा, रिसेशन जो आया, आपको नहीं लगता कि उसमें इंडिया का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम तो यूएस का चल रहा था, लेकिन क्या उसका रिजल्ट जो हुआ, जो रिसेशन का इफेक्ट हुआ, क्या हम लोग नहीं झेले? इसका मतलब क्या है कि अब कंट्री को क्या लगेगा कि भाई हम लोग भी थोड़ा सा तेजी से ग्रो करते हैं और अब हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोकस क्या होगा, दूसरा ये इनोवेशन में जो R&D में, दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो बढ़ गया था। अब साथ साथ हमारा फोकस क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक, मतलब लोगों की तरफ ये हो रहा है, दिस मूव कर रहा है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात कर रहा है कि मतलब कौन सा इनोवेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। साथ में इंडिया को टॉप 5 कंट्रीज में लाने का बात किया कि मतलब पेपर और मतलब रिसर्च इन सब पब्लिकेशंस में हम लोग टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे पहला हम आपसे बात, इसका एम क्या हो गया, 2013 का एम क्या हो गया, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट फॉर द सोशियो, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 2013 का एम हो गया, ठीक है। 2013 में जो फोकस कर लिया कि इट इज टू इंक्रीज द साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन टू ट्वाइस, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन को दोगुना करना था, एंड पोजीशन इंडिया इनटू द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो टॉप 5 कंट्रीज का बात कर रहा है कि उसमें हम लोग को पहुंचाना है। जो नया पॉलिसी है ना, ये टॉप 3 का कर रहा है, तो लिखने का यहां बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह का बात करें।
साथ में देखो इनोवेशन इकोसिस्टम का बात किया कि कंट्री में हम लोग इनोवेशन इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम का मतलब समझो कि ऐसा नहीं है कि रिसर्च करने के लिए पीएचडी वाला का सिर्फ जरूरत है, रिसर्च एट एवरी लेवल का बात किया, यानी स्कूल लेवल, फार्म लैंड सब, मतलब किसान भी रिसर्च कर सकता है, उस तरह का बात करने का कोशिश किया। ठीक है, तो रिसर्च एट एवरी लेवल, ठीक है, यानी इनोवेशन, रिसर्च बोलना सही नहीं है ना, इनोवेशन एट एवरी लेवल, इसका बात करने लगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो अटल इनोवेशन लैब, अटल टिंकरिंग लैब उसी समय आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप चेंजेस हो रहा है। इनफैक्ट दे फोकस्ड मोर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और इन सब तरह का चीजों पर कि आप बेसिकली स्टार्टअप्स डेवलप करो, इस तरह का एरिया पर फोकस किया। ठीक है, इनफैक्ट दे हैव फोकस्ड फॉर द इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन आल्सो। ठीक है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से के लिए भी फोकस कर रहा है। ठीक है, एक और एरिया इंपॉर्टेंट था यहां पर, दे फोकस टू इंक्रीज द एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का मतलब समझते हो, जैसे अब देखोगे कॉलेजेस का भी इंडस्ट्रीज से टाई अप होता है। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज का कुछ प्रॉब्लम है, उसको कॉलेजेस के स्टूडेंट प्रोफेसर्स के साथ मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। दोनों का विन विन सिचुएशन है। स्टूडेंट को बेसिकली मतलब दिस एक रिसर्च एनवायरनमेंट, मतलब एक प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो मिल जाता है। इंडस्ट्रीज को कंपैरेटिवली कम पैसा में काम चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री को उसके लिए पहले नहीं तो रिसर्च लैबोरेटरी ये सब स्टैब्लिश करना पड़ता है, उसकी जगह पर वो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसको दे रहा है? कॉलेजेस को। छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक बॉयलर है। ठीक है, एक बॉयलर है जिसमें वाटर बॉयल करता है, चाहता है कंपनी कि इसका एनर्जी इफिशियंसी को थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर दें। एनर्जी इफिशियंसी मतलब कम एनर्जी प्रोवाइड करके हम ज्यादा बेटर हीटिंग कर सकें, उसका इंसुलेशन मटेरियल में चेंजेस कर सकें। अब इसके लिए वो प्रोफेसर से डिस्कस किया, प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को बताया कि देखो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो ताकि इंसुलेशन कवरिंग ये सब ज्यादा अच्छा हो सके। तो इसको क्या बोलोगे? दिस इज द एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इस तरह का एरिया पर फोकस किया। मेरे हिसाब से ये समझ चुके हो कि हम 2013 का जो बात किए, इसका एम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां हम 4-5 पॉइंट पर फोकस किए कि सबसे पहला था कि साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, टॉप 5 कंट्रीज में, मतलब इंडिया को टॉप 5 कंट्री के पोजीशंस में लाकर रख देना। ठीक है, इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करना एट एवरी लेवल। ठीक है, इसके बाद हम आपसे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का बात किए। इसके बाद हम आपसे इंडस्ट्रियल दिस एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का बात किए। ठीक है, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंप्रूव किया है, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इस तरह के रिसर्चेस में भी किया जाएगा, इसका बात की। ठीक है, तो यही था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दिस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 था। अब जो पढ़ेंगे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी। देखो, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 के बाद आया। अगर हमें ऐसे पूछोगे क्यों फोकस एरिया हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि देखो कोरोना आया हुआ था 1919 में। ठीक है, यानी मतलब 2020 के स्टार्टिंग में, मिड में जाते जाते ये 2020 पॉलिसी आया है। ठीक है, दिस इज मोर फोकस्ड, अगर एक वर्ड में समझना चाह रहे हो, दिस इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत एंड मोर टुवर्ड्स द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हम इससे पहले इंडिजिनाइजेशन का बात 1983 में किए थे, अभी भी फिर से कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इंडिजिनाइजेशन पर फोकस किया, मेन एम इसका आत्मनिर्भर भारत होना है, और उसके लिए जो जो कंपोनेंट का जरूरत है उन सबको इंक्लूड किया। बोला कि इसके लिए आइदर आपको मतलब जो जो एरिया इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सा करते हैं, 3 मेन एरिया होता है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक घिसा पिटा एरिया हम लोग बात करते हैं हमेशा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कि बेसिकली कौन सा एरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, यानी सोशल इंक्लूजन, लेकिन एनवायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और इन सब को अचीव करके हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब दिस इज इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसका बात कर रहा है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, उसका ही बात है, मतलब वही सब पॉइंट्स लिखा हुआ है।
फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसका बात की हम लोग। इट एम्स टू फोस्टर, डेवलप एंड नर्चर a robust system for evidence and a stakeholder driven STI, that is science technology innovation होता है। STI मतलब science technology innovation planning, information evaluation and policy research in India। अब बोलोगे बाकी में तो आप ये सब कहानी नहीं बता रहे थे, ये कहानी इसमें क्यों लिख दी है? ठीक है, क्योंकि अलग से कुछ कहानी पूछना होगा ना, तो दे विल फोकस ऑन द STIP 2020, इसीलिए। ठीक है, बाकी में इस तरह का पूछेगा नहीं, बाकी आपके समझने के लिए था कि कैसे कैसे आगे बढ़ा है, और ओवरऑल पूछेगा। जब ओवरऑल भी, कल भी याद है हम आपसे बोले थे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मोर फोकस ऑन द मॉडर्न टाइम, तो जो रिसेंट होता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बाकी में तो सिर्फ हेडिंग भी लिख दोगे ना जी। ठीक है, जो ये सब पॉलिसीज का जो ये हेडिंग जो लिखा है ना, इस पर भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बाकी हम आपको समझने के लिए उस पर फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट पॉलिसीज है यही है, यानी यही इंडिया को ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स इट्स अचीवमेंट, जो भी हम लोग का आगे हो रहा है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम टू कैटलाइज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ? सोशल इंक्लूजन, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेगा? सबको इंक्लूड करते हुए आगे बात करेगा, यानी सोशल इंक्लूजन इन सबको भी साथ में रखेगा एंड ऑफ द कंट्री, एंड आल्सो मेक द इंडिया एसटीआई इकोसिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, फॉर इंडिया टू मार्च अहेड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे टू इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम आपको बोले कि 3 पॉइंट आएगा, कौन कौन सा? पहला आएगा आपका, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा? सोशल इंक्लूजन, और थर्ड पॉइंट आएगा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसका मतलब आत्म, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में भी दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह का जो चीज होता है, जैसे एग्जाम में जब दिखाना होगा, यू कैन टॉक अबाउट द सोशल इंक्लूजन, ये जनरलिस्टिक पॉइंट है जी, समझे? तो बेसिकली इस पर ये मत होइएगा कि कहीं कुछ अलग है। दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, बोलेगा ना आत्मनिर्भर भारत कैसे अचीव करोगे? थ्रू ऑल दिस हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए। एक बार ओवरऑल विजन देख लो, फिर हम आपको बता देंगे। बस लिखा हुआ भी पॉइंट्स आपको चाहिए। अब इतना हम बैठ के क्लास में लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बस इसलिए किया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम इसके बारे में और डिटेल से आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले ये पॉइंट जो लिखा हुआ है बस हम आपको वो दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, जो 4 विजन है इसका, ठीक है, वो किस पर फोकस किया है? टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनने का बात, एंड पोजीशन इंडिया इनटू टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स। अभी 2013 में किसका बात किया था? टॉप 5। ठीक है, टॉप 5, और यहां पर किसका बात कर रहे हैं? कि पोजीशन इन द टॉप 3 साइंटिफिक पावर्स, सुपर पावर्स। ठीक है, to attract, nurture, strengthen and retain critical human capital through the people-centric science, technology and innovation ecosystem। मतलब दिस इज अबाउट द पीपल सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? जो लोगों का जरूरत है, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, उसी के सराउंडिंग में बात कर रहा है। टू double the number of research expenditure on R&D and private sector contribution in every 5 years। ठीक है, तो अब टारगेट ही दे दिया कि हर 5 साल में हम लोग इन्वेस्टमेंट को डबल करें। टू डबल द नंबर ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेंडिचर और R&D, मतलब पैसा कितना खर्च करने वाले हैं R&D पर, एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन, इन सब को हम लोग डबल करते जाएंगे हर 5 साल में। यानी अब हमारे कंट्री का फोकस किधर मूव हो रहा है? टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टू बिल्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस इन द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन विद द एस्पिरेशन टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स इन कमिंग डिकेड्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का बात यही है। ठीक है, ओवरऑल इसका समरी अगर देखोगे तो यही हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 का एम कहां पहुंच रहा है। पहले था कि चलो टॉप 5 में, अब हम बोल रहे हैं टॉप 3। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर, तीसरा हम लोग बोल रहे हैं इंडिजिनाइजेशन का। ठीक है, इनफैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन, इस तरह का ढेर सारा बात इसमें किया गया है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सब कुछ याद रख सके, इसलिए कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करके दिखाए हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो ये ओवरऑल विजन है, 4 विजन जो है, इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं, पूरा पढ़ने का आपको जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में। इसमें सबसे पहला किसका बात कर रहा है? दिस इज टेक्नोलॉजिकल
सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इसके बाद इंडिया को टॉप 3 दिस साइंटिफिक सुपर पावर्स का भी जो बात किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखोगे। दूसरा पॉइंट यहां पर, दिस इज थ्रू अ पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी हम लोग अब पीपल सेंट्रिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, उसका बात यहां पर किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टमेंट को डबल करने का बात क्या है, डबल द नंबर ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड R&D, मतलब ये ओवरऑल जो इंप्रूव कर रहा है एवरी 5 ईयर्स में, ये भी अपने आप में एक अच्छा बात है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मतलब इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। This is also important to note here. It is to achieve the highest level of the global recognitions and awards in the coming decades. मतलब अब हमारा एम क्या हो रहा है कि हम लोग इन सब फील्ड में भी ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स इन सब पर मतलब जीतेंगे, ये सब का बात कर रहा है। चलो समझ में आया कि कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। तो जल्दी बता दो, कुछ समझने में दिक्कत है तो फिर से बता देंगे। चलो थोड़ा आंसर भी बता दो जल्दी। You have 5 minutes.